एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कुछ वैसा ही क्या हो रहा है बांग्लादेश के साथ। एक तरफ यूनुस अमेरिका से मदद मांग रहे हैं और 90 दिन की मोहलत चाह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी एम्बेसी को ही घेर लिया है। बांग्लादेश के अंदर कई तरह के प्रदर्शन शुरू हुए हैं, जिसमें बाटा और KFC की दुकानों के साथ लूटपाट और चोरी जैसी घटनाएं भी हुई है, जो बांग्लादेश के छवि को और ज्यादा खराब कर रहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, भारत का काम कैसे बैठे बिठाए आसान होता जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने 7 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के निर्यात पर लगाए गए 37% रेसिप्रोकल टैरिफ को 3 महीने के लिए स्थगित करने की मांग की। यह अनुरोध इसलिए किया गया ताकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अमेरिकी निर्यात को बढ़ाने के लिए अपनी योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने का समय मिल सके। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बांग्लादेश के सामानों पर 37% की टैरिफ लगाई है, जो पहले औसतन 15% था। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि बांग्लादेश अमेरिका को हर साल $8 बिलियन से ऊपर का निर्यात करता है, जिसमें मुख्य रूप से रेडीमेड गारमेंट शामिल हैं। ये बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस टैरिफ से गारमेंट उद्योग को भारी नुकसान होने की आशंका है और यही वजह है कि यहाँ एक इमरजेंसी बैठक हुई। इमरजेंसी बैठक के बाद यूनुस ने साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो इन्होंने एलन मस्क को स्टार लिंक की एंट्री दे दी बांग्लादेश के अंदर, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को खत भी लिख दिया। हालांकि कहते हैं ना, जब नीयत बुरी हो तो कर्म खुद ब खुद बुरे हो जाते हैं। ऐसा ही इस वक्त बांग्लादेश के साथ हो रहा है। यूनुस के हाथों से अपनी ही जनता के ऊपर से कमान निकलता हुआ दिख रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण ये हो गया है कि बांग्लादेश के अंदर उथल पुथल मच चुकी है और 8 अप्रैल को अमेरिकी दूतावास के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाना पड़ा, क्योंकि जो गाजा में हो रहा है उसके खिलाफ, सैन्य कार्रवाई के खिलाफ जो नारेबाजी और प्रदर्शन चल रही है, उसमें अमेरिका की भी आलोचना हो रही है, क्योंकि उनका मानना था कि अमेरिका इजराइल को समर्थन दे रहा है। ढाका के राजनयिक क्षेत्र, खासकर अमेरिकी दूतावास के आसपास सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। बॉर्डर गार्ड, बांग्लादेश सशस्त्र पुलिस बटालियन, स्पेशल ब्रांच, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, खुफिया एजेंसियां और बांग्लादेश सेना के जवान तक तैनात करने पड़े, क्योंकि इस क्षेत्र को अति संवेदनशील माना जाता है। यहाँ पर कई देशों के दूतावास भी है। गुलशन बारिधारा, जो ढाका के प्रमुख राजनयिक क्षेत्र है, वहाँ भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। गुलशन जोन के सहायक पुलिस आयुक्त अली अहमद मसूद ने बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्र प्रथम आलो को बताया कि गाजा में संघर्ष को खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन के बाद राजनयिक क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत किया गया है। हालांकि ऐसा पहले भी हो चुका है। 1979 में जब ईरान के अंदर अमेरिकी दूतावास पर कब्जा हो गया था और उस वक्त अमेरिका के दूतावास कर्मियों को बंधक बना लिया गया था। वो समय बहुत ही बुरा था और ऐसी घटना बांग्लादेश में न हो, इसके लिए पहले से ही तैयारी की गई है। जिस तरीके से ईरान के अंदर दूतावास में करीब 52 अमेरिकियों को 1-2 दिन नहीं बल्कि 144 दिनों तक बंधक बना लिया गया था। इस घटना ने दुनिया भर में तनाव को बढ़ा दिया था और ढाका में भी कहीं ऐसा न हो, इसलिए यहाँ पहले से ही पुलिस, फौज सबकी तैनाती कर दी गई है। पर ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका है। ढाका में प्रदर्शन एक अलग लेवल पर चलने लगा है। इजराइल के खिलाफ विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि KFC को नुकसान पहुंचाया गया, KFC के दुकानों को, साथ ही साथ बाटा के स्टोर को भी लूट लिया गया। लोग लूटपाट करते हुए भागते हुए दिखे। इसी क्रम में बाटा को एक विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने कहा कि बाटा कोई इजरायली कंपनी नहीं है, चेक रिपब्लिक की कंपनी है, इसे इजराइल के साथ न जोड़ें। और साथ ही साथ निंदा भी की गई कि इस तरीके से इस स्टोर के साथ हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जिस देश में इस तरीके का सीन हो रहा है, उस देश में निवेश कहां से आएगा। बांग्लादेश में विशेष रूप से ढाका सहित कई शहरों में इजराइल द्वारा गाजा पर किए जा रहे हमलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में छात्रों, पेशेवरों, अलग अलग सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के सदस्यों ने हिस्सा लिया।
प्रदर्शनकारी इजराइल की हिंसा की निंदा कर रहे थे, इसे नरसंहार करार दे रहे थे और अमेरिका द्वारा इजराइल को समर्थन देने की आलोचना कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा, क्लास, इन सारी चीजों का बहिष्कार किया, हड़ताल का पालन किया। ढाका की सड़कों पर अलग अलग संगठनों ने रैलियां निकाली, फलस्तीनी झंडे, एकजुटता दिखाने वाले प्ले कार्ड, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पुतले जलाए गए। छात्रों की भी भागीदारी इसमें देखने को मिली और अमेरिका की भी आलोचना हुई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा कि बांग्लादेश सरकार इजरायली कब्जे वाली सेना द्वारा गाजा पट्टी में निरंतर सामूहिक हत्याओं और मानवाधिकार के घोर उल्लंघन की कड़ी निंदा करता है। पिछले महीने एक तरफा युद्ध विराम तोड़ने के बाद से इजराइल के सैन्य हमलों में सैकड़ों फलस्तीनी मारे गए हैं। ये प्रदर्शन वैश्विक स्तर पर गाजा में फलस्तीनियों पर हमलों के खिलाफ हो रहा है और इस तरह के विरोध और भी कई जगह देखे जा रहे हैं। पर क्या इजराइल को फर्क पड़ता है? ऐसा लग तो नहीं रहा है। इजरायली पीएम नेतन्याहू राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका पहुंचे और अमेरिका में यहाँ जब मुलाकात हुई तो इस मुलाकात में दो बातें हुई। पहली तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं टैरिफ को लेकर आपको कोई मदद नहीं करने वाला हूं, क्योंकि हम अरबों डॉलर का मदद आपको पहले भी देते आए हैं। और दूसरी तरफ ये कहा गया कि जहां तक गाजा की बात है तो गाजा में अब शांति स्थापित होगी है। अब जहां एक तरफ ये माहौल बन रहा है तो वहीं माना जा रहा है कि अगर शांति हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। 1978 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर की मध्यस्थता में इजराइल के प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन और मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सदात के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे कैंप डेविड समझौता कहते हैं। ये समझौता दो मुख्य ढांचों पर था कि पहला इजराइल और मिस्र के बीच शांति संधि, दूसरा फलस्तीनी क्षेत्रों में स्वायत्तता को देना। इस समझौते के तहत इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप को मिस्र को वापस कर दिया, जिसे उसने 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में कब्जा किया था। बदले में मिस्र ने इजराइल को मान्यता दे दी और दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित हुई। क्या ऐसा ही कैंप डेविड टाइप का कोई समझौता अभी हो सकता है और ये मामला शांत हो सकता है? गाजा में शांति व्यापारिक तौर पर बहुत जल्दी मिलने वाली नहीं दिख रही है, खासकर तब तक जब तक डोनाल्ड ट्रंप गाजा को आज भी ये कह रहे हैं कि उसे अमेरिकी आधिपत्य के अंतर्गत आ जाना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो फिर गाजा में शायद शांति आ जाए। ये सारी चीजें इतनी आसान तो नहीं है, पर हाँ लग रहा है जैसे कि इजराइल उसी दिशा की तरफ बढ़ता जा रहा है और अमेरिकी सपोर्ट भी उसे उसी दिशा की तरफ ले जाता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के बाद इजराइल के पीएम ने क्या कहा, स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं आप। इसमें वो टैरिफ की शर्तों को भी मानने को तैयार हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।